नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्या होगा महायुद्ध। यह बड़ा सवाल है। पश्चिमी एशियाई देशों ने अमेरिका और इजराइल से साफ कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करें। अमेरिका के करीबी इन मुस्लिम देशों ने यह बात ऐसे समय कही है जब ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किए जाने का अंदेशा है। अमेरिका इजराइल का सबसे अहम सहयोगी है। ऐसे में दोनों देशों को पश्चिम एशिया के देशों ने साफ कर दिया है कि इसमें उनके क्षेत्र का इस्तेमाल न करें। ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। पश्चिमी एशिया के जिन देशों ने अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है वो लंबे समय से अमेरिकी सहयोगी और साझेदार हैं। लंबे समय से बेहतर रिश्तों के बावजूद इन देशों ने अमेरिका से कहा है कि वे ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए अपनी भूमि या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमला कर सकता है। ईरान ने ऐसे संकेत भी दिए हैं। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वह नहीं चाहते कि उनके हवाई या जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो। पश्चिम एशिया के ये देश इजराइल के गाजा और लेबनान में हमलों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इजराइल की मदद भी करते रहे हैं। ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर 600 से अधिक रॉकेट और मिसाइलें, इसके साथ ही ड्रोन्स दागे थे। तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने भी अमेरिका, यूके और फ्रांस का साथ इजराइल की मदद करने में दिया था। जॉर्डन ने ईरान के हालिया अटैक में भी इजराइल की बड़ी मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका से कहा है कि वे ईरान पर हमलों के लिए अपनी भूमि, जल या हवाई क्षेत्र के उपयोग करने का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रक्षात्मक अभियानों के साथ हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि पश्चिम एशियाई सहयोगियों और भागीदारों ने कहा है कि वे रक्षात्मक अभियानों के साथ चलते रहेंगे। वहीं ईरान का सेमनान प्रांत एक रेगिस्तानी इलाका है जहां अचानक 5 अक्टूबर की शाम एक भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई। हैरानी इस बात पर थी कि उस इलाके में कभी भूकंप नहीं आता और बस इसी एक चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ घुमा दिया। क्या यह सचमुच एक भूकंप था या फिर ईरान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट? ये शक और सवाल इसलिए भी पैदा हुए कि भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं वैसी लहरें यहां नहीं उठी थी। यहां तक कि अमूमन भूकंप के बाद आने वाला आफ्टर शॉक भी नहीं आया। तो क्या सचमुच 5 अक्टूबर को ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था? क्या ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया है? और क्या ईरान के पास परमाणु बम है? मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हालात हैं उसके बाद इस सवाल ने दुनिया को खौफजदा कर दिया है। अगर ईरान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हो गया है तो ईरान कभी भी परमाणु बम से इजराइल को नेस्तो नाबूद कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर सीधा हमला कर देगा, जिससे दुनिया में महाजंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक मुख्यालय पर इजरायली हमले पर फ्रांस ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। फ्रांस ने कहा है कि वो शांति सैनिकों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस ने इसे लेकर पेरिस में मौजूद इजरायली राजदूत को समन किया है और घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। तो एक के बाद एक कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो अपने आप में पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि क्या आने वाली, भविष्य में आने वाली परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए बेहद चिंताजनक हो सकती हैं। क्या महायुद्ध के आसार बन सकते हैं? यह सवाल काफी अहम है।
इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के भी अच्छी पकड़ समझ रखते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा भी जुड़े हैं, रिटायर्ड बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब आप ही के पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक सीरीज में घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहे हैं और ऐसे में जो मिडिल ईस्ट, हम लगातार बात करते हैं कि जो वैसे देश हैं जो आमतौर पर साइलेंट से रहते हैं, कोई ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते हैं, अब उन्होंने भी साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका को एक नसीहत भरे शब्दों और लहजों में कह सकते हैं, कहा है कि आप हमारी भूमि जल आकाश का प्रयोग ना करें। ऐसा करके क्या यह संभावना उन्होंने जता दी है कि फौरी तौर पर वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ईरान से संभवतः उनको खतरा है और ऐसे में चूंकि उनके इजराइल और अमेरिका से भी काफी बेहतर संबंध रहे हैं, तो ये कैसी दोधारी तलवार है सर जिस पे यह चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो इसका क्या निष्कर्ष हो सकता है? श्रीवास्तव साहब। गल्फ के जो राष्ट्र हैं सऊदी अरबिया, यूएई और कतर की तरफ से ये कहा गया है, ये सलाह दी गई है कि अमेरिका को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल जो है किसी ऐसे स्थिति में पूरे क्षेत्र को न डाल दे कि ये पूरा क्षेत्र में एक कोई रीजनल वॉर हो जाए। और ये जो तीनों राष्ट्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के द्वारा किए जाने वाले किसी ईरानी हमले को करने के लिए वो अपना एयर स्पेस भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और इन राष्ट्रों को इस बात का खतरा है, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर जैसे जो राष्ट्र हैं उनको इस बात का खतरा है कि यदि इजराइल के द्वारा ईरान पर कोई बड़ा हमला कर दिया जाता है और ये युद्ध बड़े स्तर का हो जाता है, यदि इसका एस्केलेशन हो जाता है, तो ऐसे में ये जो राष्ट्र हैं इनकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर अनेक ईरानियन प्रॉक्सीज हमला करना शुरू कर देंगे। सऊदी अरबिया की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, यूएई की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, कतर की जो ऐसे केंद्र हैं, उसके ऊपर ईरानियन प्रॉक्सीज के द्वारा सीधे सीधे हमले शुरू कर दिए हो जाएंगे। और जिससे कि इनको भारी क्षति उठानी पड़ सकती है, इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा, इनके राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। और जाहिर है कि ये जो राष्ट्र है वो ये नहीं चाहते कि उनके जो राष्ट्रीय हितों के ऊपर कहीं से कोई आंच आए, और वो इस बात को देखना चाहते हैं कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो। और यही जो बात है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी चाहता है कि इजराइल का जो रिस्पांस ईरान के प्रति होगा वो इस तरीके का इजराइल को करना चाहिए कि जिससे कि इसका रीजनल एस्केलेशन ना हो। अमेरिका इस बात को अवश्य कह रहा है कि इजराइल को रिस्पॉन्ड अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमला बहुत बड़ा था, 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के लगभग का ये जो हमला था, जिसमें कि इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया। तो ऐसे में इजराइल का जो रिस्पांस है वो अमेरिका के मुताबिक अवश्य होना चाहिए, लेकिन वो एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस होना चाहिए, लिमिटेड रिस्पांस होना चाहिए, ताकि ईरान को उसके द्वारा की गई जो हिमाकत है उसका जवाब भी मिल जाए और इस युद्ध का कोई क्षेत्रीय स्वरूप ना सामने आ जाए, ये इजराइल और ईरान के बीच का कोई फुल ब्लोन वॉर ना हो जाए। और ये अमेरिका भी नहीं चाहता, ये मिडिल ईस्ट के राष्ट्र भी नहीं चाहते, गल्फ के राष्ट्र भी नहीं चाहते, और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान भी इसको नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान की तरह द्वारा जो इजराइल के ऊपर हमला किया गया था वो एक बदले की कार्रवाई थी। और इजराइल के द्वारा जो एक बड़ी कार्रवाइयां, जिसमें इस्माइल हनिया का एलिमिनेशन, हसन नसरुल्लाह का एलिमिनेशन, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स का एलिमिनेशन, जो घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, और जाहिर है कि इजराइल ने कुछ की जिम्मेदारी ली, कुछ की जिम्मेदारी नहीं ली। जैसे इस्माइल हनिया को मारे जाने की जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली, लेकिन हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो ऑपरेशन था उसको इजराइल ने सीधा सीधा कह के किया कि हमने ये किया है। तो ये जो पूरी जो ईरान के द्वारा जो कार्रवाई थी वो एक रिटेलिएशन था, लेकिन ईरान ने जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी उसमें वो सिविलियन इलाकों पर, इजराइल के सिविलियन इलाकों पर हमला करने से बचा, क्योंकि आप ह्यूमन कैजुअलिटी देखिए तो नहीं हुई। और एक व्यक्ति कोई वेस्ट बैंक में है, बस उसके मारे जाने की खबर थी। अदरवाइज इजराइल के अंदर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले के बावजूद भी कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। तो उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान भी ये नहीं चाहता कि वहां पर कोई ऐसी भारी तबाही हो जाए
कि जिससे कि इजराइल और ईरान के बीच में कोई सीधी सीधी जंग शुरू हो जाए, कोई फुल ब्लोन वॉर में बदल जाए। तो ये मेरा मानना है कि इजराइल इस पर रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा, लेकिन इजराइल का रिस्पॉन्स होगा वो कैलिब्रेटेड हो सकता है। अभी ये देखना होगा कि इजराइल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इजराइल अपने रिस्पॉन्सेस के लिए बहुत ही उसके बारे में अनप्रेडिक्टेबल होता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल ईरान के विरुद्ध किए जाने वाले किसी भी रिस्पॉन्स को करने से पहले वो अमेरिका की सलाह जरूर मानेगा, क्योंकि अमेरिका की सलाह के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। और नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध तो वो कार्रवाई कर सकता है अमेरिका की सलाह के बिना भी, लेकिन स्टेट एक्टर ईरान के प्रति जो कार्रवाई अगर वो करता है तो उसमें अमेरिका की सलाह उसको माननी होगी। और इसी वजह से मेरा मानना है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा होगा, नो डाउट उसमें बड़ा होगा रिस्पॉन्स, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है वो कैलिब्रेटेड होगा और उस तरीके का होगा कि ये फुल ब्लोन वॉर में न बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही और इशारा किया है और आपने सर, बिल्कुल। और जैसे बिना सपोर्ट के, बातचीत के इतने बड़े एक्शन को परफॉर्म करना नामुमकिन सही होगा। शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, संजीव श्रीवास्तव साहब जो बता रहे थे, देखिए भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम सबको पता है, खाड़ी के देश, पश्चिमी एशियाई देश, ओपेक नेशंस हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं और बहुत खनिज तत्व यहाँ पर भरे हुए हैं। ऐसे में काफी सेंसिटिव जोन भी है। यहाँ गोला बारूद, असलहा बहुत ज्यादा यदि चलता है, इस्तेमाल किया जाता है तो इस पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब करता है। अब यदि सर हम इससे फुल ब्लोन वॉर, जैसा कि अभी सर ने कहा है कि उससे बचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिस तरह से अब फ्रांस ने भी कहा है, इजराइल को भी एक तरह से यह चेताया है कि आप शांति सैनिक मुख्यालय पर जो हमला हुआ उससे आप इन तरह की गतिविधियों से बचें। और सिर्फ इजराइल नहीं, इसके साथ कई ऐसे देश आए हैं जिन्होंने एक तरह से अपनी बात को रखा है कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दीज थिंग्स, ऐसा आप ना करें जिससे पूरे ग्लोबली एक तरह का ऐसा रिपरकशन आए जिससे कहीं ना कहीं आप एनिमी के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाएं। ऐसे में आप इस पूरे परिदृश्य को शर्मा साहब कैसे देख रहे हैं? क्या एक छोटी सी जंग जो शुरू हुई थी, आज भी याद है 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास के तरफ से जब वो पैराट्रूपर्स एक तरह से लैंड किए थे और उसके बाद से यह पूरा सीरीज अनफोल्ड हुआ है, ये कहां जाकर रुकेगा, कहां से चले थे कहां आ गए, और जिस तरह से अब काफी देश इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसे में भले इसको बोले हम सामने से बिल्कुल टेबल पे नहीं, लेकिन प्रॉक्सी जैसे ईरान भी है, पीछे से सपोर्ट वेस्ट अमेरिका, इजराइल का कर रहा है, काफी देश इन्वॉल्व है। ऐसे में आप इस स्थिति की गंभीरता को कैसे आंकते हैं शर्मा साहब, और दो नेशंस को इस तरह के रिफ्ट को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, ये जो आपका सवाल है, इनको 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है जी, जिसका मैं सिस्टमेटिक ढंग से आपको जवाब दे, मतलब कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दे सकूं। सबसे पहले ये जो है, जो कुछ देशों ने इंक्लूडिंग फ्रांस ने जो है अपनी नाराजगी जाहिर की हुई है, जब कोई कुछ देशों का युद्ध होता है तो उस समय कुछ मित्र और कुछ देश जो होते हैं वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देते हैं। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट को जो मीडिया की नजर से उनको पढ़ने का नजरिया अलग हो जाता है। तो क्या जिस भी कंट्री ने जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है उसमें किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? एक तो ये कहना है कि आप ये युद्ध को जो है बंद कीजिए, इससे नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल होता है कि अगर आपने इसको कैरी ऑन किया तो आपके ऊपर इसका रिपरकेशन होगा। ये तो बात होगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं ईरान के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा है कि युद्ध की स्थिति के अंदर कुछ तो होते हैं मिलिट्री एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, और कुछ होती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मेरा ये मानना है कि इस समय जो ईरान ने एक प्रकार की धमकी दी हुई है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को कि जिसने भी इजराइल और उसके मित्र देशों का इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स को एयर स्पेस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, इजाजत दी, तो हम उन देशों के ऊपर भी हमला करेंगे। क्या ये ईरान के लिए संभव है कि बाकी देशों के साथ भी वो अपना फ्रंट खोल ले? उसके घर की स्थिति क्या है, उसकी पब्लिक सपोर्ट उसको कितनी है? ईरान जो है एक क्लोज सोसाइटी है। यहाँ पे जब इन्होंने 200 बैलिस्टिक मिसाइल डालियां, कुछ गिने चुने लोगों को जो है स्टेट मीडिया ने हल्ला गुल्ला और जयकारे लगाते हुए दिखा दिए। ईरान के अंदर 3 प्रकार की पॉपुलेशन है। एक तो जो कि अपना ये युद्ध को सपोर्ट कर रही है, दूसरी पॉपुलेशन वो है जो डरी हुई है,
वो डरी हुई है कि इजराइल अगर अब रिटेलिएट करेगा, उनके पास तो बंकर भी नहीं है, उन्हें तो बचने का कोई साधन नहीं है। और तीसरी प्रकार के जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं यार कि इस लड़ाई में से ना कम से कम ये रेजीम चेंज हो जाए। ये बात हो गई ईरान की, रेजीम चेंज हो जाए। वो बहुत कम लोग हैं, मतलब वो ज्यादा मुखर नहीं है, बिकॉज कई कारण है उसके कि ज्यादा वो ओपनली नहीं कह सकते। अब बात आ जाती है आपके अमेरिका की। मिडिल ईस्ट एरिया के अंदर अमेरिका के जहां नाटो के कुछ मिले जुले जो है तकरीबन जो है 18 बेसिस हैं। जिस भी देश के अंदर इन्होंने बेस बनाया हुआ है, इनकी आपस के अंदर कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ गारंटी दी होगी। अमेरिका ने गारंटी दी होगी छोटे छोटे खाड़ी देशों को कि हम तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, आप हमें अगर बेसिस बना के दे रहे हैं हम तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा कि जिन देशों के अंदर उसके बेसिस हैं, नवल बेसिस हैं, क्या उसके ऊपर ईरान अगर हमला करता है तो क्या वो चुप बैठेगा? ईरान के ऊपर वो सख्त प्रहार करेंगे। और आज की तारीख में क्या ईरान इस पोजीशन के अंदर है कि वो युद्ध को लंबे छेड़ सके या दूसरे फ्रंट खोल सके? उसके ऊपर दुनिया भर की इकोनॉमिक सैंक्शन है, इकोनॉमी उसकी जो है वो नीचे स्तर के ऊपर है, पब्लिक डरी हुई है, और वो मतलब इस पोजीशन में नहीं है, जो मेरा मानना। और एक पॉइंट जो आपने शुरू में कहा कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, अरे भाई आप ईरान जो है आज की स्थिति में, इस स्थिति में अगर उसने किया है ये न्यूक्लियर टेस्ट, तो वो तो छाती ठोक के पब्लिक को बताएगा, वर्ल्ड को बताएगा, ताकि उसके जो प्रतिद्वंदी हैं वो उससे डरें। तो ये भी बात सोचने वाली है कि ये क्या र्यूमर फैलाई जा रही है या एक प्रकार का नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। बिल्कुल शर्मा साहब, ये एक अपने अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया, मैं इसके ऊपर आना ही चाहता था। संजीव साहब, ये जो सेमनान प्रांत में 5 अक्टूबर की घटना हुई, संभवतः लोगों ने कहा कि एक भूकंप सा आया है, लेकिन फिर उसके पीछे का इतिहास टटोला गया, ये समझने की कोशिश की गई कि क्या ऐसा हो सकता है। काफी चीजें निकल कर आई कि वो तो भूकंप प्रोन जोन नहीं है, कभी वहां भूकंप नहीं आया है। फिर भूकंप के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कई सारे ऐसे तथ्यात्मक तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश की गई कि क्या यह भूकंप था। और तभी यह सस्पिशन सा निकलकर सामने आया कि क्या ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्योंकि भूकंप से मिलते जुलते भूकंप के ये तार नहीं जुड़ते। ऐसे में यह आपको इस बात पर कितना वैलिडिटी लगती है आपको इस विषय पर कि क्या संभवतः ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है? और अगर किया है तो जैसे शर्मा साहब ने कहा फिर छाती ठोक कर बोलना था, तो आप इस पूरे इस सीरीज को आप कैसे देखते हैं सर? आपका कमेंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ये स्पेकुलेटिव है, ये हाइपोथेटिकल है। इसका कोई अभी प्रमाण नहीं है कि ईरान ने ऐसा कोई टेस्ट किया है। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की बहुत ही क्लोज वॉच होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय राष्ट्रों की, विश्व की अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर बहुत ही क्लोज और पैनी वॉच है। और अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिससे कि ये पुष्ट हो सके कि ईरान ने ऐसा कोई टेस्ट किया है। और मुझे मैं इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरीके के स्पेकुलेशन के आधार पर कोई ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाले जाने चाहिए। जब तक ईरान की तरफ से ये स्वयं नहीं कहा जाता कि उसने ऐसा कुछ किया है, या अगर ईरान अगर इसको छुपाता भी है तो जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत ही क्लोज वॉच है, IAEA की बहुत क्लोज वॉच है, वो छुपा नहीं पाएगा। और यदि कभी ऐसा कुछ उसने किया तो ये पब्लिक डोमेन में आना ही है। एग्जैक्टली, ये मेरा कंसर्न था। मतलब कि सर, जो वॉचडॉग्स हैं वो इतने ज्यादा कैपेबल हैं कि ईरान ऐसा करे और पता न चले, यह संभव है। जी बिल्कुल, यही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि वॉचडॉग्स हैं, वो उनकी बहुत ही क्लोज वॉच है, और वो इस बात को बिल्कुल पता लगा लेंगे कि ईरान ने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है, वो उसके बारे में। और अभी तक ऐसी कोई वॉचडॉग की तरफ से, विश्व की अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से और स्वयं IAEA की तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि जिससे कि ये पता चले कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया। ईरान
के न्यूक्लियर एम्बिशन जरूर हैं और इस तरीके के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि वो उसको एक्वायर करने के लिए तेज गति से कदम बढ़ा सकता है। लेकिन ईरान इस बात को जानता है कि यदि उसने इस तरीके का कोई कदम उठाया तो इसके बड़े गंभीर नतीजे उसको भुगतने पड़ सकते हैं। जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है तो इजराइल तो ईरान के ऊपर कोई हमला करने की तैयारी में है, लेकिन यदि इस तरीके का कोई डेवलपमेंट होता है तो अमेरिका की भी बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसके ऊपर पहले ही से ही बड़े सैंक्शंस लगाए गए हैं और ये सैंक्शंस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। यदि उसने ऐसी कोई घोषणा कर दी या ऐसा कोई टेस्ट कर लिया तो ईरान को पूरी विश्व की इकोनॉमी से काटने का और उसे पूरी तरह से आइसोलेट करने की जो कवायद है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से की जाएगी। अमेरिका जाहिर उसको लीड करेगा। तो ईरान के लिए रिपरकशंस इसके बहुत ज्यादा गंभीर हैं और ईरान इस बात को जानता है। और ईरान यदि ऐसा उसने कुछ किया तो ये एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ मिडिल ईस्ट रीजन को ले जा सकता है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल श्रीवास्तव साहब आपने सही कहा, और ईरान के लिए ही यह आत्मघाती साबित होगा क्योंकि वह पूरे वर्ल्ड के रडार पर आ जाएगा और जिस तरह से उसकी रेपुटेशन है प्रॉक्सीज वॉर कराने में, ऐसे में पहले से लोगों को पता है क्या कुछ है। बिल्कुल सही आपने विश्लेषण किया शर्मा साहब। ऐसे में यह जो टेररिस्ट ग्रुप्स के प्रति अटैक से यह पूरा सीरीज शुरू हुआ था, हमास की बात करें और मौजूदा दौर में हिजबुल्लाह की बात करें, कहीं ना कहीं आतंकवादी तत्वों गुटों को एलिमिनेट करने के लिए यह लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन यह लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी तत्वों के अलावा अन्य नेशन सब इसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं, सुपरफिशियली ही सही, ऐसे में आप उस कंसर्न को कैसे देखते हैं जो यहाँ की ज्योग्राफी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका है, और आपको क्या लगता है कि जो इजराइल टारगेटेड अटैक रखा है हमास और हिजबुल्लाह के लिए वह वहीं तक सीमित है और उसका एलिमिनेशन करके अपने पर्पस को सॉल्व करके वो वापस अपनी यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो में आ जाएगा? शर्मा साहब, कोई भी देश युद्ध जो होता है किसी भी देश के लिए किसी विवाद को खत्म करने का एक लास्ट ऑप्शन होता है। कोई भी देश, चाहे इजराइल है या XYZ, कोई भी देश है, वो नहीं चाहेगा कि लंबे दौर तक जो है वो किसी युद्ध के अंदर इन्वॉल्व रहे, क्योंकि युद्ध की जो रेपरकेशन होती है, कोलेटरल डैमेज खुद की और उस इलाके की होती है, उसका मतलब आपकी डेवलपमेंट जो है वो कई सालों तक, कई दशकों तक वो पीछे चले जाती है। नाउ इजराइल के लिए जो है, इजराइल के लिए इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। वो ये जो उसके ऊपर हमले हुए हैं वो इन हमला करने वालों को जड़ से खत्म करेगा। अब बाकी देश क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके अंदर उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। 2 मिनट के लिए आप इनके इतिहास के पन्नों को खोल के देख लीजिए। 1979 से पहले तो ईरान और इजराइल एक अच्छे दोस्त थे। इजराइल का जिस समय जन्म हुआ तो उस समय ये ईरान जो था नंबर 2 कंट्री था जिन्होंने उनको मान्यता दी। 1979 के बाद जो है इजराइल की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी हमला, जब किसी प्रकार का विरोध जो है ईरान के प्रति नहीं था। लेकिन 79 के अंदर, नवंबर 1979 के उनके रिवोल्यूशनरी लीडर ने सबसे पहले अनाउंस किया कि यूएसए जो है वो सबसे बड़ा शैतान है और इजराइल जो है वो छोटा शैतान है। ईरान की मंशा थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाना, और उसने जो है पैलेस्टीन का जो है मुद्दा उठाया। लेकिन ईरान जो है, आप इनका इतिहास देख लीजिए, 1979 के बाद बारिंग लीव असाइड ईरान इराक वॉर, ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है उसके अंदर ये डायरेक्टली मतलब फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। व्हाट आई मीन टू से कि ईरानियन जो है वो जाके नहीं इजराइल के इलाके के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसने अपनी जो प्रॉक्सीज हैं वहां पे हमास को किया, इस तरफ हिजबुल्लाह को किया, उस तरफ यमन के अंदर हूती को किया, कि सऊदी अरेबिया की जो है उनके मोनार्की के ऊपर जो है एक प्रकार का सऊदी अरेबिया समझता खतरा है। ठीक है जी। तो ये एक नजरिए से अगर आप देखते हैं तो एक नजरिए से इसको आप टेररिस्ट अटैक कह सकते हैं, एक नजरिए से। लेकिन इसके पीछे जो डायरेक्टर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं वो तो फुल फ्लैश कंट्री हैं जो खुद सामने आना नहीं चाहते, लेकिन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है वो प्रोग्रेस करने में लगे हुए हैं।
और बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा साहब, बिल्कुल मैं समझ गया। ये जितना सिंप्लीफाइड तरीके से यह पूरा घटनाक्रम लग रहा है, यह उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें इतने सारे हिकअप्स हैं कि उन्हें टटोलना, खोज पाना किसी आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया और अपनी अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी ताकि वो समझ सकें कि आखिर यह प्रक्रिया किस ओर जा रही है, क्या संभवतः किसी महायुद्ध की तरफ जा रही है। तो फिलहाल फौरी तौर पर इसकी पुष्टि करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से वहां के क्षेत्रों में यह पूरा घटनाक्रम हो रहा है, वहां के लोगों के लिए एक बेहद बड़ा चैलेंज है और इसका सामना वो रोज कर रहे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वहां शांति व्यवस्था बहाल हो सके और लोगों को उनका अधिकार फिर से पुनः मिल सके। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।